हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। तो हम लोग चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे। मतलब आप 2D मोशन को पढ़ रहे थे। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था ये जो 2D मोशन है, 2D मोशन में हम दो पार्ट में चीजों को पढ़ते हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, और दूसरा इसका पार्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी कौन सा मोशन आपको पढ़ना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, दैट इज इन योर सिलेबस। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिस सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन तो डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, आपको पता होगा, फिर हम यहां डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर में कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में आपने पढ़ाया है। सर यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो लिखा हुआ है वो एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात का। यहां पर वेलोसिटी भी पढ़ना है, लेकिन कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना है। चेंज इन वेलोसिटी पढ़ना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ना है, और साथ में एक नया एक्सेलरेशन आएगा दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसको पढ़ना है। तो यही कुछ गिना चुना सर्कुलर मोशन का टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बट सर्कुलर मोशन यहीं खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो चैप्टर है वो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसके अंदर सर्कुलर मोशन का हम एप्लीकेशन देखेंगे। यहां पर सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स है, उनको कवर कर लेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए, इसके बेसिक जो आइडियाज है वो दिमाग में सेट रहने चाहिए। ऐसा होने से वैसा होता है, क्यों, उसके अंदर चलेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए क्या क्या होता है इस चीज पर बात करेंगे, क्यों होता है आगे पता चलेगा। पहला बात, सर्कुलर मोशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। ऑलरेडी आप जानते हैं 2 डायमेंशनल मोशन में दो तरह का मोशन को हमको पढ़ना होता है, एक है आपका प्रोजेक्टाइल, दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। टू क्रिएट सर्कुलर मोशन, अगर आपको किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाना है, टू क्रिएट सर्कुलर मोशन इन अ बॉडी इट मस्ट बी गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको देना पड़ेगा, पहला बात तो ये है। एंड अ फोर्स मस्ट देन एक्ट ऑन द बॉडी, उसके बाद एक फोर्स खुद से जनरेट होगा, आप नहीं दीजिएगा। यू आर जस्ट अप्लाइंग एन इनिशियल वेलोसिटी टू अ पार्टिकल, एक फोर्स अपने आप एक्ट करना शुरू करेगा उस सिचुएशन में, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज कि हम यहां पर एक रखे थे रस्सी, हाँ, जो कि हो सकता है कैमरे में आपको ना दिखे, एंड दैट इज गुड, नहीं दिखे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमको सर्कुलर मोशन कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको एक इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। यस और नो? आपको एक इनिशियल वेलोसिटी, सवाल ये भी हो सकता है कितना वेलोसिटी दे कि सर पूरा सर्कल घूम जाए, वो आपको कहां पढ़ना है? एनएलएम में पढ़ना है। तो कह रहे हैं यहां सिर्फ बेसिक बेसिक बातें हम करेंगे। क्लियर है ना? तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपको इसमें देना पड़ेगा, और इनिशियल वेलोसिटी दीजिएगा जैसे ही, तो एक फोर्स अपने आप इस पर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अपने आप आएगा, और वो फोर्स हमेशा इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी मोमेंट पर, मतलब इस जगह पर है तो इस जगह पर इसका वेलोसिटी क्या है, यहां पर है तो इस जगह पर इसका वेलोसिटी क्या है, इस जगह पर है तो इस जगह पर इसका वेलोसिटी क्या है, इस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट होगा। क्लियर है कि नहीं? यू आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स। तो अब इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए दिस इज द सर्कुलर पाथ दैट अ बॉडी इन विच अ बॉडी मूव्स। तो ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, मान लीजिए सर्कुलर पाथ। क्लियर है कि नहीं है? बॉडी इस पे कहां पर है? रास्ते में कहीं पर भी दिखा दीजिए। मान लीजिए अभी यहां पर है, तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सर वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये वेलोसिटी है, हाँ कि ना? तो इसको मान लेते हैं वेलोसिटी 1,
वेक्टर क्वांटिटी है, बोला हाँ सर वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर जब आ रहे हैं तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमेशा टेंजेंट, दिस इज v2। क्लियर है कि नहीं? यहां पर जब आ रहे हैं तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, ये सारे जो वेलोसिटीज आपको देख रहा है ये सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब आप यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लीजिए ये है v4, और सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर, तो उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल ये सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अलग अलग पॉइंट्स के। मान लीजिए दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? और इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया, मान लीजिए यहां पर था, आपने ये वेलोसिटी दे दिया, आपने वो दिया। क्लियर है कि नहीं? बाकी ये घूमने शुरू किया, तब इस पर एक फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट होता है, कह रहे हैं ना। और वो फोर्स किधर होगा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स एक इधर जनरेट होगा अंदर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होगा जो कि हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सवाल मत कीजिएगा कि क्यों सर, क्योंकि अभी हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या होता है ये पढ़ रहे हैं, क्यों ऑटोमेटिक आगे जाके समझ में आएगा। हम सिर्फ कंसेप्ट बना रहे हैं आपको। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आपको दिख रहा है एंगल कितना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्यों पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है समझना होगा। सिंस दिस फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हमने लिया है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली ऐसे ही हो रहा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपने ये बात पढ़ा होगा सर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, होता है कि नहीं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं आप, यस और नो। और अगर डॉट प्रोडक्ट है, अगर वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर इस डॉट को हटाएं तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, दैट इज कॉस थीटा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में गलती से 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वर्क जीरो, इफ दिस थीटा बिकम्स 90 डिग्री, यस और नो, एंड इट इज हियर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, बोलो 90 डिग्री है, इस वजह से वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। मतलब ये जो फोर्स आपको दिख रहा है, जो जनरेट हो रहा है अपने आप, इस फोर्स के वजह से कोई वर्क डन नहीं होता है, याद रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर यह बात हो गया, सिंस दिस फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर नो वर्क इज डन। याद रखिएगा, इस फोर्स के वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन दैट पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल पर जो फोर्स अभी आप दिख रहा है, इस फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट है बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर समय डायरेक्शन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, सो दैट वर्क डन इज जीरो। कोई दिक्कत? आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट बना रहे हैं अभी। अगर वर्क डन जीरो है, इसके वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड दस स्पीड इज अनअफेक्टेड। अगर वर्क डन जीरो है तो आप आगे जाकर के वर्क एनर्जी थ्योरम नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर नाम का एक चैप्टर है जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम यह कहता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे शायद, क्लास 9 में अगर थोड़ा सा एडवांस करके कोई टीचर पढ़ाता तो जरूर बताया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं ना कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर हमको नहीं पता, हम नहीं विश्वास करेंगे, अरे वहां पे प्रूफ करेंगे इस बात को, हम चिंता मत करो, अभी मान लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। क्यों, तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर इस बात को हम फॉलो करें कि इफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, here there is no work, then there is no change in kinetic energy. समझ में आ रहा, work done equal to change in kinetic energy. If the work is not done, work done is zero, then change in kinetic energy is zero. It means there is no change in kinetic energy.
याद रहेगा, यहां पर इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही, यहां पर भी उतना ही है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। और काइनेटिक एनर्जी आता ही क्यों है? तो बोले सर पार्टिकल का वेलोसिटी की वजह से। क्या आपको यह बात पता है? हमने ये बात कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा थोड़ा चीज हम लिख दे रहे हैं, बाकी इसको आपको पढ़ना है, आपको पता है ना? ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है यहां पर? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और वर्क डन चूंकि 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आप कह सकते हैं ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए बचवा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात कह देने के बाद हम ये कह रहे हैं जरा बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो, क्या है? बोले सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अराइजेस ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, यस और नो? इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग देन वेलोसिटी विल नॉट चेंज। इसका मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर जितना वेलोसिटी है यहां पर उतना ही वेलोसिटी होगा, यहां पर उतना ही वेलोसिटी होगा, यहां पर उतना ही वेलोसिटी होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? यस और नो? तो आपसे पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है, स्केलर है। काइनेटिक कोई भी एनर्जी क्या है? अमाउंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि स्केलर है तो यहां से जो आप वेलोसिटी को के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। कहां पर जाके फंस रहा? कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो इतनी कहानियां हैं अंदर में, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हम। क्या आपको समझ में आ गया है? क्या आपको यह बात समझ में आ गया है? ये लाइन आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है? हेंस द काइनेटिक एनर्जी एंड दस स्पीड इज अनअफेक्टेड। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा और इस वजह से स्पीड भी चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। क्या आपको यह बात पता चल गया? अब सुनिए थोड़ा सा, क्या आपका टीचर केमिस्ट्री में यह बात पढ़ा दिया? इसको मिटाएं, आप लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा केमिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने ये बात पढ़ा है कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यस और नो? बोलो हाँ कि ना। यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये होगा, हाँ कि ना? जैसे इस पर वेलोसिटी आएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा, यस और नो? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अगर फोर्स आ गया तो आपसे पूछ रहे हैं इस फोर्स की वजह से कोई वर्क होगा क्या? मतलब नो सर, कोई फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब यहां इसका जितना काइनेटिक एनर्जी है यहां भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी है, यहां भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी है, हर जगह इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो क्या यह बात आपको पता है कि ये बात बताने में कौन फेल हो गया था कि भाई एनर्जी चेंज नहीं होता है? ये इलेक्ट्रॉन के पास यहां काइनेटिक एनर्जी जितना है यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, हर जगह काइनेटिक एनर्जी उसका सेम है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा अगर तो एनर्जी लॉस करना चाहिए। एनर्जी लॉस करते 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 कहां आकर के गिर जाना चाहिए? यहां गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ा ना किसका? आपने ड्रॉबैक में पढ़ा होगा ये चीज, यस और नो? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन का जितना काइनेटिक एनर्जी है यहां भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तब तो वो पाथ चेंज करेगा। जितना काइनेटिक एनर्जी था अभी भी उतना ही है, सो दैट वो घूम रहा तो घूम ही रहा। तो एनी हाउ आप समझ पा रहे होंगे अगर हम रिलेट कर रहे हैं फिजिक्स को केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू दैट फोर्स। कोई दिक्कत है? आगे बात करते हैं। बट ड्यू टू साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी द पार्टिकल फॉलोज रिजल्टेंट पाथ विच इज इन दिस केस अ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बात कह रहा है। बोल रहा इस तरह का जो फोर्स है
और वेलोसिटी है चूंकि कंटिन्यूअसली लग रहा है, साइमल्टेनियसली, लगातार हर पॉइंट पर। ये जो सर्कुलर पाथ आपने बनाया है, इस सर्कल के हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और फोर्स है कि नहीं? अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करें तो यहां पर वेलोसिटी ऐसा है, फोर्स ऐसा है, तो हर पॉइंट पे ऐसा है। क्योंकि साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा किसका? फोर्स का और इस वेलोसिटी का, इस दोनों चीज के वजह से। ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, इस चीज को समझो भाई, इस चीज को समझना। यहां पर एक बॉल है, समझ में आ रहा? और फोर्स दिखाने के लिए हम एक स्ट्रिंग लिए हैं। अगर हो सकता है कैमरा में नहीं दिख रहा है तो आप समझिएगा, स्ट्रिंग से पकड़े हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? ये पार्टिकल यहां पर है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी इस डायरेक्शन में है और फोर्स हम खींच रहे हैं इधर। देखिए, देख रहे हैं, इधर है फोर्स। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों का एक्शन साइमल्टेनियस है। अगर दोनों में से कोई एक भी एक सिचुएशन में फेल करेगा तो रास्ता कुछ और हो जाएगा, हां कि ना? इधर खींच रहे हैं और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा चलता जा रहा। इन दोनों के साइमल्टेनियस एक्शन की वजह से एक रास्ता पर यह चल रहा है, और इस केस में जो रास्ता है वो क्या है? सर्कुलर। क्लियर है कि नहीं? याद रखिएगा, किसी भी इंस्टेंट पर यह वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाता है, तभी जाकर के सर्कुलर मोशन होगा। अगर इन दोनों का कभी कोई एक चीज मिस हो गया कहीं से तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, सर्कल छोड़ करके चला जाएगा। मान लीजिए यहां पे जो फोर्स लगा रहे थे, उस फोर्स को हम छोड़ दे तो क्या सर्कुलर मोशन होगा? फेंका जाएगा इस तरह से पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि बट ड्यू टू द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी द पार्टिकल फॉलोज रिजल्टेंट पाथ एंड द रिजल्टेंट पाथ इज हियर सर्कल। क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है? पहला काम, आपको इनिशियल वेलोसिटी देना है, और इस इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिक एक फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स हमेशा उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। चूंकि ये जो फोर्स है कोई वर्क डन नहीं करता है, इस वजह से पार्टिकल का हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा रहेगा। मतलब वेलोसिटी भी अनअफेक्टेड रहेगा। सारे पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्योंकि हर पॉइंट पर ये काम कर रहा था दोनों चीज, और इस वजह से एक रिजल्टेंट पाथ आएगा, दैट इज सर्कल आएगा। तो हम कह रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन जो है दो तरीके का हो सकता है। एक ऐसा जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहीं चेंज नहीं हुआ है, जो कि हमने अभी तक सारे एग्जांपल्स में देखा। एक और चीज हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ चेंजेस, कभी ज्यादा है वेलोसिटी, कभी कम है वेलोसिटी, उस समय का बात अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां हमने लिख दिया है कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिलेबस में आपका क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यहां पर यह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। डायरेक्शन तो चेंज होना ही चाहिए। बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको यह बात क्लियर है, अगर आपको कंटेंट्स ऑलरेडी पता है, तो इसके बाद का जस्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिए, अब हम इसका जो सर्कुलर मोशन के अंदर छोटे छोटे वेरिएबल्स है उनको पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल्स का मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर यूज होने वाले जो टर्म्स हैं। जो पहला टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, उससे अलग है। हेयर इट इज एंगुलर डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, हम एक मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उस चीज का थ्योरी यहां पे लिखा हुआ पढ़ेंगे। उससे पहले आप सुनिए इस चीज को कि मान के चलिए दिस इज द सर्कुलर पाथ इन विच द बॉडी मूव्स। आपको हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, पढ़ाते समय डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कुलर पाथ है। मान के चलिए यहां पर पहले था पार्टिकल, द पोजीशन इज ए, और ये थोड़ा देर में पार्टिकल पहुंच चुका है यहां पर, द पोजीशन इज बी। क्लियर है कि नहीं? रहा सर, ठीक है। अगर आप यहां पर एक्सिस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए यही क्या है आपका एक्स एक्सिस, और इधर आप बना लीजिए क्या है ये वाई एक्सिस। चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है।
क्लियर है कि नहीं? दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। ओके, तो पार्टिकल पहले कहां था? ए था, ए पर था और ए से गया बी पर। क्लियर है कि नहीं बच्चा? समझ में आ रहा है? ए पर जब था तो इसका वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। दो अलग डायरेक्शन है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? इस जगह पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है, दैट इज v1, और इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दैट इज v2। क्लियर है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, डिस्क्राइबिंग एन एंगल थीटा, डिस्क्राइबिंग एन एंगल थीटा, मान लेते कितना एंगल डिस्क्राइब किया है यहां पर? थीटा एंगल, ड्यूरिंग टाइम t, मतलब पार्टिकल को a से b तक जाने में जो टाइम लगा वो क्या है? t टाइम है, और उस समय ये एंगल डिस्क्राइब कर रहा है कितना? थीटा डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? दिख रहा है आपको? आगे देखिएगा ध्यान से। We see that the magnitude of position vector, that is r vector, चलिए देखिए यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या है? अरे सर इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का ये है, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज r वेक्टर। हाँ कि ना बोलो? r1 वेक्टर लिखते थे, याद करो। इसको अलग से लिखे हम, देखिए ध्यान से, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखते हैं, r1 वेक्टर। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं है? और फाइनल पोजीशन वेक्टर भी लिख के देखिए, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करते थे हम? पोजीशन से सेंटर को मिलाते थे लाइन, यस और नो? तो वही मिला हुआ पहले से ऐसा है, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? यहां पर पहुंचा है मान लीजिए पार्टिकल, सो दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, यस और नो? हाँ कि ना जरा बताओ? ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, बोलो हाँ कि ना? पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल यहां पर है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। तो यहां पर क्या कह रहा है? वी सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, जो कि r1 वेक्टर लिखा, r2 वेक्टर लिखा हमने यहां पर, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ कि ना? बताओ जरा, इस सर्कल का जो रेडियस है इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और चाहे कहीं भी चला जाए रेडियस के बराबर भी है। हाँ कि ना? बराबर। इफ इट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज r1 वेक्टर, इफ दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर इज r2 वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और हमने यहां पर माना है, लिखा है इस चीज, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा। और किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है? समझ में आ गया है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर्कल का जो रेडियस है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर्कल का जो रेडियस है, दोनों ही बराबर है आपस में, और हमेशा रहेगा, चाहे पार्टिकल कहीं से भी कहीं चला जाए इस सर्कुलर पाथ में। पहला बात तो ये क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद क्या लिख रहा है? क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? इस बात को देखिए, पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? हाँ सर, पहले पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन सर दिख रहा है, ये डायरेक्शन है, फिर बाद में पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आपको ये दिख रहा है, पहले ये था बाद में ये है, तो दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर चेंजेस टाइम टू टाइम। अलग अलग टाइम पे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? यहां ये बात, बेसिक बात समझ में आ गया है? तो पहला बात, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम इसमें ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है? आसानी से आप कह सकते हैं सर, इफ दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इफ दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो क्या होता था? याद करो, क्या करते थे हम? इस लाइन को मिला देते थे, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, और इसको हम लिखते थे डेल्टा आर वेक्टर। हाँ कि ना? बताओ जरा, यस और नो? डायरेक्शन किधर होता था? तो सर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की तरफ होता था। ये हो गया इसका डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो हम निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं बच्चा लोग? डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता है? ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट लिखाने जा रहे हैं।
डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? बोलो हाँ कि ना, बोलो कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे ना, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। क्या होगा बोलो, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये किसके बराबर होगा? चलो ये हुआ मुद्दा की बात कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं। उस समय उसका रिजल्टेंट क्या होता है, याद आ रहा है? दो वेक्टर का सम अगर रहता है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे? अभी सब्सट्रैक्शन है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान दो, इधर एक ए वेक्टर है मान लो, इधर एक बी वेक्टर है मान लो। यस, तो क्या करते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे करते थे यार, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते थे? रिजल्टेंट इसका कैसे निकालते थे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ कि ना, और अंडर रूट। क्लियर है कि नहीं? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए था? थीटा होना चाहिए था, वहां थीटा लिखा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये सम में होता था, यहां पर क्या है, डिफरेंस है। कोई बात नहीं यार, अगर यहां पर डिफरेंस है तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहां क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, बस यही तो था। तो हम इस चीज का यूज करने जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं। वेक्टर आपको पूरा प्रॉपर आना चाहिए, तब जाकर के आगे आने वाले फिजिक्स का पार्ट आप समझ पाएंगे। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं वही चीज, सेम चीज। क्या लिखने जा रहे हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दैट इज R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2R2 R1 cos थीटा, क्योंकि R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। देखिए यहां पर थीटा हमने लिखा है, cos थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बोले हाँ सर, यहां आपने लिखा है R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहीं बैठा दो। तो क्या करेंगे, इसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलिए। अब वेक्टर का साइन और मोड का साइन हटा दिए तो हटा सकते हैं, आपको भी पता है, वेक्टर का साइन और मोड का साइन हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड ही निकलेगा, है कि नहीं? डायरेक्शन तो बता चुके हैं यार, ऑलरेडी दिख रहा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड निकालने का काम है। फिलहाल R2 वेक्टर के जगह पर सॉरी R2 का मैग्नीट्यूड कितना है, R है, R स्क्वायर हो गया। सर R1 का मैग्नीट्यूड भी R ही है तो R स्क्वायर हो गया, माइनस 2R, उसके बाद क्या होगा, cos थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो गया बच्चा, सर यहां पर 2R स्क्वायर हो गया और माइनस फिर से यहां पर 2R स्क्वायर cos थीटा हो गया। बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर सर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बचेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो रे बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं यहां तक? तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के साथ खेल भी सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा है, ठीक है कि नहीं? तो चलो थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री के साथ खेल लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, हमने तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया है सर। यस सर, जरा बताइएगा 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? अरे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यस सर, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां 2 थीटा है तो यहां क्या होता है, थीटा। अगर यहां थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। बोलो हाँ कि ना? तो क्या हम या 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इजीली हम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखने जा रहे हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा के जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट। चलिए अब रूट वूट हटाइए, क्या निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया, आर स्क्वायर में से आर बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से साइन थीटा बाई 2 बाहर निकल गया। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यू आर फाइंडिंग। व्हाट इज इट, 2R थीटा बाई 2, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। याद रहेगा क्या फॉर्मूला, लर्न, इसको याद करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, 2R साइन थीटा बाई 2, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, साइन थीटा बाई 2 आपको समझ में आ रहा, थीटा क्या है आपको, दो पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। कहां से कहां गया ये बस देख लो, एंगल देख लो, उसका आधा कर लेना, लेकिन थीटा बाई 2 आंसर में,
क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। ये मैग्नीट्यूड निकाले, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर की तरफ आप कर दीजिएगा। क्या आपको समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जगह खत्म हो चुका है, नहीं तो एक सांस में कंप्लीट करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टारगेट है डिस्टेंस निकलने, डिस्प्लेसमेंट निकलने के बाद डिस्टेंस का, तो नंबर 2 लिख करके हम लिख देते हैं डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन इस प्रकार था, फिर से आपको ड्राइंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो आपको समझाने के लिए हम दोबारा बना रहे हैं। पार्टिकल पहले यहां था, अब पार्टिकल यहां पर है, ए पर था, बी पर है। अब वेक्टर का सारा कहानी खत्म हो चुका है, क्यों? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप कह सकते हैं ये जो रेडियस है, मैग्नीट्यूड सीधा लिखिए ना, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, ये भी आर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, बोलेंगे थीटा है, हाँ कि ना। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो हम जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे उस समय आपको एक ट्रिक बताया था कि डिस्टेंस जब भी निकालना है तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलिए, और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो बस इनिशियल पॉइंट को देखिए और फाइनल पॉइंट को देखिए, जो कि आप थोड़ा देर पहले देखे थे। क्या किए थे आप? फाइनल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट ये था, आप यहां पर ध्यान दिए और यहां पर ध्यान दिए। कैसे गया यहां पर, ये मतलब नहीं था, आपने क्या किया, सीधा इसको मिला दिया। सो दिस वाज डिस्प्लेसमेंट, यस सर। लेकिन क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां सेम होगा? नहीं, एक्चुअल पाथ तो ये सर है ही नहीं, एक्चुअली तो ये ऐसे करके यहां पहुंचा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आर्क लेंथ आपको दिख रहा है वो एक्चुअल पाथ है, दिस इज द डिस्टेंस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो एक्चुअली ये है। तो निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप पढ़े हैं तो सिंपली आप यूनिट सर्कल के बारे में टीचर्स पढ़ाएंगे, फिर बता रहे हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज एंगल थीटा, तो आप ऐसे पढ़ते हैं एल बाई आर। क्या पढ़ते हैं? ये अगर ये आर्क लेंथ कितना है, एल, और अगर रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, आर, तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में ये बात पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी का यूज करेंगे हम, क्लियर है कि नहीं? सो द डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी इन सर्कुलर मोशन, और ये क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ ए से बी तक। और ये आर्क लेंथ कैसे निकलेगा बचवा, यहां पर जो L लिख रहा है ना, यहां पर हमने क्या लिखा है उसको, D, तो ध्यान रखिएगा हम यहां पर D डिनोट कर देते हैं। सो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा है किस में लेना है, रेडियन में लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से हम कह दे रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं, बट जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए कह दे रहे हैं, ये थीटा को आपको, एंगल को आपको किस में रखना है, रेडियन में। ध्यान रखिएगा, डिग्री में नहीं रख सकते आप, क्योंकि आप लेंथ के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जो भी है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है, आर थीटा होगा। एक और काम कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद, चलिए काम करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाल के रख लेते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए मदद करेगा हमारा। तो थर्ड नंबर पे आप लिख लीजिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बच्चा सोच रहा है सर इतना छोटा डेरिवेशन यही था और क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकालना था, निकाल दिए डिस्टेंस, आर इंटू थीटा, यही फॉर्मूला, खत्म। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस को हम लिखते हैं d, और डिस्प्लेसमेंट को भी थोड़ा देर पहले लिखे थे डेल्टा आर। इन दोनों में रेशियो, d इज नथिंग बट आर थीटा एंड डेल्टा आर वाज 2r साइन थीटा बाई 2। यस और नो, दोनों का रेशियो निकालना यार, निकालना। ये r और r कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका बच रहा है थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहां से d बाई डेल्टा आर मतलब डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू निकल रहा है थीटा बाई 2 कॉसेक थीटा बाई 2। याद रहेगा क्या? डायरेक्टली इस रिजल्ट का यूज करके कई क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सर्कुलर मोशन में सवाल आपको मिल जाए तो। डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 2 कॉसेक थीटा बाई 2।
यस और नो? क्लियर, समझ में आ गया है? तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाना अब हमारा ड्यूटी बनता है। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपका यहीं तक मिलेगा, इसके बाद आप न्यूमेरिकल बना रहे होंगे। इस टॉपिक का ध्यान दीजिए। अब हम इसी का टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हम हट जाते हैं। पहले आप ट्राई खुद करिए, ये क्वेश्चंस है, उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखिए। बहुत आसान सवाल है एकदम, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा टफ सवाल हो भी नहीं सकता है। और आपको कहते हैं ये IIT BHU का सवाल है जो 3rd क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? ऐसा मत सोचिएगा कि सिंपल सिंपल है तो आ नहीं सकता एग्जाम में। IIT BHU का सवाल है। और कब आया है मैं कह दूं आपको, ये IIT BHU 2000 में आया हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है जिसका रेडियस दिया हुआ है r। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन कंप्लीटिंग हाफ सर्कल वुड बी। मान लीजिए पार्टिकल यहां था, हाफ सर्कल का मतलब यहां से घूमते हुए कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और आपको क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलना है, यस और नो? तो पूरा सर्कल चलता अगर तो कितना डिस्टेंस कवर होता? 2πr। हाफ सर्कल है तो πr, मतलब सरकमफ्रेंस का आधा, सेमी सरकमफ्रेंस कह सकते हैं इसको, यस और नो? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली πr। इसमें कुछ लिखने का भी नहीं था। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक एथलीट है, एक सर्कुलर रास्ता में ये दौड़ रहा है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये कर देता है। रेडियस कितना है सर्कल का? 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर रेडियस है। क्लियर है कि नहीं? कितना टाइम लेता है पूरा कंप्लीट करने में? 40 सेकेंड्स। यही चीज लिख रहा है ना। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड बाय अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ये कह रहा द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट 20 सेकेंड ईच। क्लियर है कि नहीं? तो आपको बताया हुआ है 40 सेकंड के बारे में, यस और नो? तो ध्यान दीजिए, 40 सेकंड के बारे में आपको पता है। 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा है ये बताइए। 1 राउंड, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2πr डिस्टेंस। 2πr डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया यहां पर? 2πr का मतलब हो गया यहां पर 10, है ना? 10 मीटर दिया हुआ, 2πr रेडियस की जगह 10 मीटर। 40 सेकंड में अगर पता है तो 1 सेकंड में पता चल गया। 1 सेकंड में क्या हो जाएगा बचवा ना सर? 20π अपॉन क्या हो जाएगा? 40। बोलो हाँ कि ना? तो 20/40 मतलब 2 हो गया। इसमें कितना आ जा रहा? π/2 डिस्टेंस आ गया। आगे कितना निकालना है? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट मतलब कितना हो गया? 60 + 60 120, 120 + 20 140 सेकंड के बारे में बात हो रहा है। तो 140 सेकंड में क्या होगा आप निकाल लीजिए यहां से। सर π/2 इंटू 140 मतलब हो गया यहां पर 70π, यस और नो? तो क्या यहां पर 70π बोल के कुछ है? सर नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करना होगा, यस और नो? तो 70π आपका एक्चुअली में आंसर है 70π मीटर। तो सॉल्व करना होगा 70 इंटू 3.14 कर लीजिए ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 31.4 हो गया। और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, 2 7 कम 7 8 9 और 3 7 21। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे कितना आ रहा है? 219.8। इसके अप्रॉक्स में देख लो 220 मीटर दिख रहा है आपको। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए IIT BHU का सवाल 3rd क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A wheel covers a distance of 9.5 किलोमीटर in 2000 रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन है? 2000 रिवॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? एक फॉर्मूला बता रहे हैं, याद रखिएगा ना। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू 2πr होता है। 2πr का मतलब क्या है? एक सर्कल अगर घूमेगा तो 2πr, अगर 2 बार घूम जाएगा तो 4πr। कैसे हो गया? तो यहां n का वैल्यू 1 बैठाइए। अगर 1 रोटेशन है तो 2πr, 2 होगा तो 2 2 जा 4πr, 3 रोटेशन होगा तो 6πr। समझ में आ रहा? n क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जितना रिवॉल्यूशन करेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू 2πr। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
बस बता दिया, डायरेक्टली याद रखिए। बोला अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चा? 9.5 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो गया। और कितना रिवॉल्यूशन है? 2000 रिवॉल्यूशन। तो यहां पर n की जगह 2000 बैठा दिए इंटू 2πr। 2πr की जगह क्या पाई डी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिखे? क्योंकि पूछा है द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, ये पूछा है। 2πr की जगह पाई डी लिखा जा सकता है, डायमीटर निकाल दो यहां से। तुम क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली भी बना सकते हो यहां से। तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा? डायमीटर क्या निकलेगा ना, 9.5 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा? ये नीचे जाएगा 2000 और पाई, 2000 और पाई नीचे चला जाएगा। अब इस चीज को सॉल्व कीजिएगा और आंसर लाइएगा जो कि कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मीटर में आ गया, ऑब्वियसली डायमीटर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप। तरीका समझ में आ गया है? इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्या? डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू 2πr, n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर हम इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं उस वीडियो में।